Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about introduction and meaning of capitalization and difference between some basic terms like capitalization, capital, capital structure and financial structure. Let's have a quick revision for all these. Start with the meaning of capitalization. The term capitalization refers to the sum of all securities issued by the company, which includes long-term debt, equity shares, preference shares, etc. कैपिटलाइजेशन क्या होता है? सम है, एग्रीगेट है, किस चीज़ का? सारी सिक्योरिटीज़ का जो भी एक कंपनी इशू करती है, और वो सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है आपका? लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एट्सेट्रा. ठीक है, किस किस मतलब अलग अलग सिक्योरिटी से आप कितना प्रोपोर्शन इशू करते हो अपने कैपिटल के लिए, रेज करते हो, मतलब उन सब का जब आप एग्रीगेट करते हो या फिर टोटल करते हो, दैट विल बी योर कैपिटलाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव डन डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. कैपिटलाइजेशन क्या होता है हम अभी पढ़ चुके हैं वैसे. इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. टोटल अमाउंट कितनी आपने इन्वेस्ट की है अपने बिजनेस में, दैट विल बी योर कैपिटलाइजेशन. एंड इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. द टर्म कैपिटलाइजेशन इज used only in relation to companies and not in respect of sole proprietorship and the partnership firm. जो आप वर्ड यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है, वो आप सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के रिलेशन में ही यूज करते हैं. सोल ट्रेड मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में आप इनको यूज नहीं करते. नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल. कैपिटल क्या होती है? इट रेफर्स टू द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है वो आपकी क्या हो जाती है? कैपिटल. और नेटवर्थ है क्या? इट इज द टोटल वेल्थ ऑफ अ बिजनेस ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ऑल द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स. नेटवर्थ आप कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी बिजनेस की? बाय डिडक्टिंग ऑल द लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटलाइजेशन. नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन इन विच फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर तो क्या होता है आपका? प्रोपोर्शन कि अलग अलग सिक्योरिटी से, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से, मतलब कितने प्रोपोर्शन में आप फंड्स को रेज कर रहे हो. 10%, 20% मीन्स परसेंटेज में बात होगी. लेकिन अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट विल बी योर एग्रीगेट अमाउंट. नेक्स्ट टर्म इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. It denotes the composition of entire liability side of the balance sheet. कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका लाइबिलिटी साइड, वो सारा का सारा आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट विल बी योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स only and only long term sources of finance, but whereas financial structure includes not only long term sources but द शॉर्ट टर्म सोर्सेज एज वेल. देखो, हमने बोला लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट डिनोट करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी आएंगी एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी इंक्लूड होगी. लेकिन जब हमने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है आपका? ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टुडेज टॉपिक. Today we are going to discuss about theories or principles of capitalization. The task of determining the amount of capitalization is very important and difficult too.
हम अभी बात तो कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मीन्स सम ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी। कैपिटलाइजेशन की जो अमाउंट है कि कितनी एग्रीगेट मतलब आपने टोटल में कितना रेज करना है, कितना इशू करना है कंपनी ने अमाउंट, वो डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इक्वली एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी होता है, इजी टास्क नहीं होता ये, ठीक है। द नीड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन अराइजेज बोथ फॉर न्यूली स्टार्टेड कंपनी एज वेल एज फॉर एन एग्जिस्टिंग कंसर्न। किसी भी कंपनी के लिए ये डिटरमाइन करना कि कैपिटलाइजेशन की अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है, हर तरह के बिजनेस के लिए वो क्या होती है, इक्वली नीडफुल है, चाहे आपका बिजनेस न्यूली स्टार्टेड है या फिर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग कंसर्न है, दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी द टास्क इज मोर सीवियर एज इट रिक्वायर्स एन एडिक्वेट प्रोविजन फॉर फ्यूचर इन एडिशन टू द प्रेजेंट नीड्स। अगर हम बात करें न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी की, ठीक है, इन केस ऑफ अ न्यू कंपनी, जो ये टास्क है डिटरमाइन करने का अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये कैसा होता है, सीवियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स भी चेक करनी है इन एडिशन टू द प्रेजेंट नीड्स। प्रेजेंट की तो आपने चेक करनी है कि कितनी कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन आप फ्यूचर के लिए भी अपनी प्रोविजंस बनाते हो। देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ ईदर रेजिंग एक्सेसिव और इनएडिक्वेट कैपिटल। कंपनी के लिए, न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए हमेशा ये डेंजर बना रहता है, खतरा बना रहता है कि कहीं वो एक्सेसिव या फिर बहुत ही कम कैपिटल तो रेज नहीं कर लेंगे। मींस एक बैलेंस जो होता है ना, कि ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, ये मेंटेन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए। बट the problem is different in case of existing concerns. They have to revise or modify their financial plan either by increasing the capital, by issuing the new securities, or by reducing the capital by redeeming the old securities so that the capitalization becomes according to the needs of the concern. लेकिन जो ये सेम प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग कंसर्न के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म है आपकी, पहले भी आपने कुछ ना कुछ प्लान्स तो बनाए होंगे, बस नीड क्या है, आप उसको रिवाइज करें या फिर मॉडिफाई करें अपने फाइनेंशियल प्लान को, ठीक है। या तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हो अपनी कैपिटल को, कैसे करोगे अब इंक्रीज, बाय इशूइंग द न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है, या फिर आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे बाय रिडीमिंग द ओल्ड सिक्योरिटीज, ताकि आपकी जो नीड है कंसर्न की, उसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेंटेन किया जा सके। देयर आर टू थ्योरीज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट वन इज कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। कॉस्ट थ्योरी में क्या होगा, आप अपने कॉस्ट के बेसिस पर डिटरमाइन करोगे अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कि मीन्स कितनी कॉस्ट आएगी आपके फिक्स्ड एसेट्स में, आपको वर्किंग जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी, उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है, या फिर आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनकी क्या कॉस्ट है, उन सब के बेसिस पर आप डिटरमाइन करते हो अपनी अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर द कंपनी। बट सेकेंड जो हमारी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अर्निंग के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं कैपिटलाइजेशन की अमाउंट को, राइट। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे अभी। थ्योरीज है आपकी कॉस्ट और एक अर्निंग के बेसिस पर। फर्स्ट थ्योरी इज कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the amount of capitalization is determined on the basis of financial requirements of a newly established business. Cost theory of capitalization के according जो आप कैपिटलाइजेशन की अमाउंट डिटरमाइन करोगे कंपनी के लिए, वो किसके बेसिस पर होगी, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। जो भी आपका नया अभी ओपन हुआ बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर ही आप कैलकुलेट करते हो, डिटरमाइन करते हो व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। व्हेन a new business is established, it requires investment in fixed assets like plant, machinery, building, etc. It also requires certain amount of working capital to be invested in stocks, debtors, etc.
जब कोई भी बिजनेस न्यूली इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फिक्स्ड एसेट्स में। कुछ ना कुछ तो आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ आप सेटअप होगा आपका, ठीक है, बिल्डिंग चाहिए आपको, और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट आपको वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। मीन्स कुछ तो आपके स्टॉक्स होंगे, आप कुछ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक तो मेंटेन करेंगे ना, रॉ मटेरियल चाहिए होगा आपको, या फिर आपके कुछ डेटर्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जो उसकी सारी की सारी सेल्स किसके बेसिस पर हो, कैश बेसिस पर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कई बार आपके डेटर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। इन एडिशन it has to incur some expenses on the promotion and organization of the concern. फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने के साथ साथ कई बार फर्म को कुछ और एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं। किस चीज़ के ऊपर? या तो प्रमोशन या फिर कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, राइट। द ओरिजिनल आउटले ऑन दीज आइटम्स इज एडेड टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। और मेन जो आपकी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है कैपिटलाइजेशन की, ठीक है, कि मीन्स आपने कितना अमाउंट रेज करना है सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में कंपनी के लिए, आप वो कैसे डिटरमाइन करते हो? जो भी अभी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, लाइक एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी वो अमाउंट, वर्किंग कैपिटल में आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी दैट, और जो भी आपकी एक्सपेंसेस हुए हैं फॉर द प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंसर्न, आप इनको जब ऐड बैक कर लोगे सबको, देन यू विल अराइव एट द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी would cost rupees 20 lakh, working capital required amounts to rupees 10 lakh, and the cost of establishing the business would amount to rupees 2 lakh 50,000. Okay, then the total amount of capitalization would be rupees 32 lakh and 50,000. ठीक है, अगर आपकी कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश्ड है और 20 लाख रुपीस की वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी आपकी कंपनी ने वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, और जो आपकी इस्टेब्लिशिंग कॉस्ट आई है बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, जो छोटे मोटे और खर्चे हुए हैं आपके, दैट विल बी योर 2,50,000, ठीक है। जब आप इनका एग्रीगेट करेंगे यू विल गेट 32,50,000 एंड दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। The company would raise this amount by issuing shares, debentures, etc. और जो आपने अब कैपिटलाइजेशन के अमाउंट पे आप अराइव हो चुके हो, दैट इज 32,50,000, और वो कंपनी रेज कैसे करेगी? बाय इशूइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वेदर इट विल बी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। The cost theory of capitalization is very helpful in case of newly established undertakings because it enables the promoters to know the amount of capital to be raised. जो हम अभी पढ़ रहे हैं कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये न्यूली इस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग्स के लिए, न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होती है। रीज़न, क्योंकि ये प्रमोटर्स को अनेबल करती है, हेल्प करती है कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी रेज करनी है वो उनको हेल्प करेगी पहचानने में, ठीक है, वो कितनी उनको रिक्वायर्ड है वो जानने में उसे हेल्प करती है प्रमोटर्स को। बट द थ्योरी इज नॉट होली सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज इट इग्नोर्स अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ बात कर रही है कॉस्ट की, कि कितनी कॉस्ट आएगी उसके बेसिस पर आप कैपिटलाइजेशन अपनी अमाउंट फिक्स कर लोगे, ठीक है। लेकिन एक फैक्टर है अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। कंपनी ये थ्योरी क्या करती है, इस फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर करके चलते, कुछ भी कंसंट्रेट अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं हो रहा बिजनेस की। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कि हम सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे कुछ डिसीजन लें, आपको आपकी अर्निंग भी चेक करनी पड़ती है। हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा हो, मे बी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके कंपैरिजन में आपकी अर्निंग ही ना हो इतनी, तो उस एसेट्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, वेस्टफुल हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर देखा जाए तो इक्वली अर्निंग को भी और कॉस्ट को भी, दोनों को इक्वली लेके चलना चाहिए। लेकिन जो कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन है उसका मेन फोकस किसके ऊपर है? ओनली एंड ओनली कॉस्ट। In this theory,
The amount of capitalization is based on the initial investment which will not change with changes in the earning capacity of the business. जो हम अभी थ्योरी रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली? कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन है वो किसके बेस्ड होता है, किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी है। मीन्स जब आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो उस टाइम पर आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में, या फिर कुछ और जो भी आपके प्रमोशन के टाइम पे, ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं उनके बेसिस पर करते हो, ठीक है। विच विल नॉट चेंज, और जो कि चेंज नहीं होते, जो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी दैट विल बी योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते विद द चेंज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। लेकिन अर्निंग तो चेंज होगी, ठीक है। कभी अर्निंग आपकी स्टेबल नहीं होती, लेकिन जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी ना वो आपकी कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि जो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी वो इरिवर्सिबल इन नेचर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप फिक्स्ड एसेट्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इरिवर्सिबल इन नेचर है, so that it will not change with the changes in the earning capacity of the business. For example, if some of the fixed assets become obsolete and some others remain idle, अगर आपकी कंपनी के कुछ एसेट्स खराब हो जाते हैं या फिर कुछ एसेट्स ऐसे ही पड़े हैं, आइडल पड़े हैं, देन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी विल नेचुरली फॉल। तो ऑब्वियस है कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी होगी कंपनी की वो क्या होगी? फॉल हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, and the company will not be able to pay a fair return on the capital invested. और एज रिजल्ट क्या होगा उसका कि कंपनी एबल नहीं होगी अब अपने जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड थी उसके ऊपर फेयर रिटर्न करने में, पे करने में, मीन्स, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है ना, देखो आपने जो एसेट्स में करी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स में ऑब्सोलीट हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी, आप उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते ना। या फिर जो आपके अब एसेट्स आइडल पड़े हैं उसमें इन्वेस्टमेंट तो आप कर चुके हो, रिजल्ट क्या हो रहा है? आप अर्निंग कम हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आपकी कम नहीं हो रही, जो आपने कर दी थी वो हो गई, फिक्स है। दिस विल रिजल्ट इन द ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंसर्न। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी कंपनी में ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। अब ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन के जो कंसेप्ट है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। Thus, the theory is not applicable to existing concerns because it fails to suggest whether the capital invested justifies the earnings or not. जो हम भी थ्योरी कर रहे हैं डिस्कस, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, वो एग्जिस्टिंग फर्म, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए सुटेबल नहीं होती, वहाँ आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि ये फेल हो जाती है सजेस्ट करने में कि क्या जो कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो जस्टिफाई अर्निंग देती है आपको या नहीं। मोर ओवर द कॉस्ट एस्टिमेट्स आर हिस्टोरिकल एंड दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द प्राइस लेवल चेंजेस। और जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट करे हैं ना वो भी आपकी कैसे हैं? हिस्टोरिकल। मीन्स जब आपने अपने एसेट्स को एक्वायर किया था उस टाइम की कॉस्ट है वो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें टाइम के साथ साथ प्राइस में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो हमने एक फिक्स्ड एसेट 5 years एगो परचेज किया था आज भी उसकी सेम वैल्यू, ऐसा नहीं होता, इंक्रीज डिक्रीज उसमें चलते हैं। लेकिन कॉस्ट थ्योरी जो है वो उसको क्या करती है? इग्नोर करके चलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। दिस मेथड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ फर्म बेस्ड अपॉन द कैपिटल इन्वेस्टेड। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या करता है? इंडिकेट करता है कि फर्म की एक्चुअल वैल्यू कितनी है और किस बेसिस पर कि कंपनी में कैपिटल कितनी इन्वेस्ट है, उसके बेसिस पर इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकेंड एडवांटेज इज द रियल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड। कंपनी की जो रियल नेट वर्थ है वो आपको पता चल जाती है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। जो भी आपके कॉस्ट आएंगी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने पर, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने पर, या फिर जो आपके एक्सपेंसेस इनकर होंगे ऑन द प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, सिंपली आपने उसको ऐड करना एंड दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते इसको कैलकुलेट करने में एंड इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। यस,
ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड और अडॉप्टेड बाय द प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर्स इसे ट्रेडिशनली पहले एक्सेप्ट करते थे और अडॉप्ट भी कर लेते थे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। लास्ट वन इज प्रेफर्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर्स, जो कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं ना, वो इस थ्योरी को जल्दी प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो आपका न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है वो कॉस्ट के बेसिस पर ही कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई अर्निंग तो अभी हुई नहीं है जो आप अर्निंग के बेसिस पर उसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड आपकी कंपनी है, उसके लिए कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन सुटेबल होती है। रीजन, क्योंकि अभी आपकी अर्निंग नहीं है, तो आप अर्निंग के बेसिस पर कैपिटलाइजेशन के अमाउंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। आई होप ये थ्योरी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरी है, सेकेंड है अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन इट्स अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आप अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन डिटरमाइन करते हो किसी एंटरप्राइज की, वो किस बेसिस पर करोगे? अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। मीन्स ये थ्योरी किसको फोकस कर रही है ज़्यादा? अर्निंग के ऊपर इंस्टेड ऑफ कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपने कैपिटलाइजेशन की अमाउंट को डिटरमाइन करना है वो टू फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। फर्स्ट वन इज एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी फ्यूचर अर्निंग्स का एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप एस्टिमेट करोगे कि आपकी कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स कितनी होंगी, एक अमाउंट आएगा आपके पास। एंड सेकेंड इज नॉर्मल अर्निंग रेट, ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटलाइजेशन रेट। और उसके बाद जब आपको एक बार फ्यूचर अर्निंग्स का एस्टिमेशन पता चल जाएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल अर्निंग रेट विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटलाइजेशन रेट। फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेट द फ्यूचर अर्निंग्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करेंगे। द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज डिफिकल्ट वन। ऑब्वियसली आप फ्यूचर की जो अर्निंग होती है उसे डिटरमाइन इजीली नहीं कर सकते। रीजन, फ्यूचर ही आपका अनसर्टेन होता है, आप सर्टेनिटी से फ्यूचर के बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। In the case of established concerns, future earnings are calculated on the basis of average of past earnings because past earnings indicate as to what earnings are likely to accrue in the future. अगर आपका कोई established concern है, means existing firm है अगर आपकी, तो future earnings आप कैसे calculate करोगे उस firm की? On the basis of average of past earnings. उस कंपनी की पास्ट की जो जितनी भी अर्निंग्स हैं उनका आप एवरेज निकालोगे, उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट करते हो फ्यूचर अर्निंग्स, राइट। बिकॉज फ्यूचर अर्निंग्स इंडिकेट एज टू व्हाट अर्निंग्स आर लाइकली टू एक्रू इन द फ्यूचर, पास्ट अर्निंग्स इंडिकेट एज टू व्हाट अर्निंग्स आर लाइकली टू एक्रू इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर अर्निंग ओनली एंड ओनली पास्ट के बेसिस पर ही डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, कि पास्ट में इतने सालों में हमें इतनी इतनी इनकम हो रही है, इतनी इतनी अर्निंग्स हैं, तो फ्यूचर में भी इतनी तो होंगी ही होंगी। वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज अर्निंग्स ऑफ पास्ट ईयर्स ओनली ऑपरेटिंग और नॉर्मल प्रॉफिट्स आर यूज्ड। जब आप एवरेज करोगे अपनी पास्ट अर्निंग्स का, तब आपको ध्यान रखना है आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग और नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही यूज़ करेंगे। मींस जो ऐसे प्रॉफिट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग जो आपके प्रॉफिट्स होंगे, जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में आपने नहीं अर्न करे हैं, वो आप उनको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। While calculating the average earnings of past years, only the operating or normal profits are used. If there is some abnormal income in a year, it should be deducted out of the profits of that year. अगर आपके उन प्रॉफिट्स में जो हमने अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को ऐड कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो एबनॉर्मल इनकम है, आप उसको क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे अपने प्रॉफिट्स में से। ऐसा रीज़न क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस में से है ही नहीं, इनकम एबनॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है आपके। किसी टाइम पे आपने उसको प्रॉफिट समझ के ऐड कर दिया था, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो तो नॉर्मल इनकम नहीं थी आपकी, एबनॉर्मल इनकम है। तो अब आप क्या कर दोगे? उसको डिडक्ट कर दोगे ताकि आपका जो भी इफेक्ट पड़ा था वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है।
If there is some abnormal income in a year, it should be deducted out of the profits of that year. And if there is some abnormal loss, अगर आपके जो भी आपने अभी प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे थे उसमें अगर कोई एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड होगा, ठीक है, जैसे कि रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लड्स, फायर एटसेट्रा, इनसे होने वाला जो लॉस है, तो आप उसे क्या कर दोगे, ऐड बैक। रीज़न सेम है कि पहले आपने उसे नॉर्मल लॉस समझ के क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो माइनस तो होना ही नहीं था क्योंकि वो आपका लॉस कैसा है, एबनॉर्मल लॉस है इन नेचर। तो आप अब उसके इफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऐड बैक। एक बार दोबारा देखते हैं। While calculating the average earnings of past years, only the operating or normal profits are used. If there is some abnormal income in a year, it should be deducted out of the profits of that year. And if there is some abnormal loss, such as loss resulting from floods, fire, etc., then it should be added back. In the case of a new concern, the task of estimating the future earnings is relatively more difficult. देखो अभी जो हमें भी ये केस कर रहे थे वो कैसा था, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग फर्म है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म है तो वो आपके लिए फिर भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि आप पास्ट की अर्निंग्स के बेसिस पर फ्यूचर अर्निंग्स को कैलकुलेट कर लेते हो, राइट। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही न्यूली एस्टेब्लिश्ड है तो उसकी तो कोई पास्ट अर्निंग्स होंगी ही नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि वो अभी आपका ओपन ही अभी हुआ है, न्यू बिजनेस है। देन द टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर अर्निंग इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट। तो आपका जो एस्टिमेट करने का टास्क था फ्यूचर अर्निंग्स का वो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर दिस पर्पस एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ कॉस्ट एंड इनकम ऑफ द प्रपोज्ड कंसर्न। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करते हो, एस्टिमेट करोगे कॉस्ट और इनकम का प्रपोज्ड कंसर्न का, मींस जो आपका न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उसकी एस्टिमेट करोगे कि कितनी कॉस्ट आएगी और कितनी इनकम हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है, उसके बेसिस पर आप उसकी अर्निंग्स निकालोगे। देखो, कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो भी कंपनी मटेरियल परचेज कर रही है उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, लेबर की कितने खर्चे हैं, या फिर कुछ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मींस बिजनेस से रिलेटेड, आपके कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सबको आप एग्रीगेट कर दोगे, ठीक है, तो एक आपको कॉस्ट मिल जाएगी। और इनकम को आप कैसे एस्टिमेट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एस्टिमेट। और आप एस्टिमेट लगाओगे कि फ्यूचर में मे बी 20,000 की सेल्स तो होंगी ही होंगी, ठीक है, तो उस इनकम आपकी एस्टिमेट होगी सेल्स एस्टिमेट के बेसिस पर, और कॉस्ट आप डिटरमाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आफ्टर दिस द एस्टिमेट्स ऑफ cost and income are compared with the actual costs and incomes of other firms engaged in the same industry. एक बार आपने अपना एस्टिमेट लगा लिया, ठीक है, कॉस्ट का भी और इनकम का भी, उसके बाद आप उस एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड इनकम को कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल इनकम के साथ, ठीक है, किसकी एक्चुअल कॉस्ट और किसकी इनकम, ऑफ द अदर फर्म्स जो कि सेम इंडस्ट्री में इंगेज हैं, सेम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वाइल मेकिंग सच अ कंपैरिजन, द प्रपोज्ड साइज ऑफ द फर्म, लोकेशन, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, रेट ऑफ ग्रोथ एटसेट्रा शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और जब आप ऐसा कंपैरिजन करेंगे, मींस एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड इनकम को जब आप एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल इनकम ऑफ अदर फर्म्स इंगेज इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है, जब आप ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि कंपनी का साइज़ क्या है, लोकेशन कैसी है, कहाँ पर लोकेटेड है आपकी कंपनी, आपकी जो मैनेजमेंट है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, रेट ऑफ ग्रोथ, आपकी कंपनी ग्रो किस रेट से कर रही है, डिक्लाइनिंग है, इंक्रीजिंग है, नॉर्मल है, किस रेट से आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं वाइल मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड इनकम विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्चुअल इनकम। द अर्निंग्स सो जनरेटेड
sorry, the earnings so estimated are used for calculating the amount of capitalization. और जो आपकी अब अर्निंग अराइव होगी आप उसी को यूज करेंगे कैपिटलाइजेशन की अमाउंट को कैलकुलेट करने में. ठीक है. इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग क्या थी? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सबसे पहले हमने क्या करना था अर्निंग थ्योरी में? पहले आपने एस्टिमेट करा फ्यूचर अर्निंग्स को. ठीक है. अगर आपका न्यू इस्टेब्लिश कंसर्न है फिर तो अब कॉस्ट, इसमें था ना, देखो कॉस्ट और इनकम के बेसिस पर डिटरमाइन करोगे. एक बार पढ़ लिया हमने. अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग है तो आप कैसे करोगे? पास्ट अर्निंग्स का एवरेज, उसके बेसिस पर फ्यूचर अर्निंग. एक बार आपके पास फ्यूचर अर्निंग्स का एस्टिमेट लग गया, आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल अर्निंग रेट. मीन्स you have to calculate the capitalization rate to arrive at the amount of the capitalization. ठीक है. Normal earning rate means the rate of return which is essential to be given to investors to attract their investment for an enterprise. Normal earning rate क्या होता है? एक ऐसा rate of return जो बहुत ज़रूरी है देना किसको? इन्वेस्टर्स को. आपके जो भी इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है उनको देना ये रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अट्रैक्ट हो सके आपकी एंटरप्राइज के टुवर्ड्स. द रेट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट अर्न्ड बाय अदर कंपनीज इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस. और वो आप रेट कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे एस्टिमेट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट अर्न्ड बाय अदर कंपनीज, कि क्या रेट अर्न कर रही हैं अदर कंपनी सेम टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर, उनके कंपैरिजन में आप एस्टिमेट करते हो अपनी कंपनी का नॉर्मल अर्निंग रेट. द रेट डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. हर अलग अलग इंडस्ट्रीज का क्या होता है, ये रेट डिफरेंट हो सकता है. आफ्टर मेकिंग एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स एंड द नॉर्मल अर्निंग रेट, द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड. एक बार आपने फर्स्ट पॉइंट में एस्टिमेट कर लिया था फ्यूचर अर्निंग्स का, सेकंड पॉइंट में हमने एस्टिमेट कर लिया नॉर्मल अर्निंग रेट का. ठीक है. देन यू विल अराइव एट द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. मींस अब आप अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी इज ₹1,60,000. अगर किसी कंपनी की फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी है? 1,60,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज एक्सपेक्टेड एट 8%. और अगर आपकी कंपनी की हमने जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग एक्सपेक्ट की थी वो कितनी है? 8%. देन द कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी ₹1,60,000 into 100 upon rate and you will get ₹20 lakh. And 20 lakh is your amount of capitalization for your company. Earning theory of capitalization seems to be more logical because it correlates the amount of capitalization directly with its earning capacity. अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन को ज़्यादा लॉजिकल माना जाता है क्योंकि ये रिलेट कर देती है अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डायरेक्टली अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म के साथ. मींस जो आपकी कैपिटलाइजेशन की अमाउंट अराइव हुई है वो किसके बेसिस पर अब आपने कैलकुलेट की है? योर अर्निंग कैपेसिटी. हाउएवर इट हैज़ इट्स लिमिटेशन. लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. दिस थ्योरी कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द फर्म्स expected future earnings and the normal rate can be estimated in an accurate manner. ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो थ्योरी को अगर आपकी कंपनी की जो फर्म की एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स है या फिर जो नॉर्मल रेट है वो आपने एक्यूरेट मैनर में क्या किया हो? एस्टिमेट किया हो. लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू एसरटेन द टू विद करेक्टिवली. ठीक है. आप इसको करेक्टिवली एस्टिमेट नहीं कर सकते अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, क्योंकि फ्यूचर की अर्निंग्स को, फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न को एस्टिमेट करना विद सर्टेनिटी, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता. कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशंस होती हैं.
द फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ अ फर्म डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब फ्यूचर अर्निंग जो है वो आपकी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, कंपनी की डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, मे बी वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए जो आपने एस्टिमेट की थी, या फिर उससे बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री है जो उसमें कंपटीशन कितने एक्सटेंट तक है, या फिर एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या वो वेल एफिशिएंट है या फिर लेस एफिशिएंट है, मींस कितने एफिशिएंट हैं आपके मैनेजमेंट के पर्सन्स काम करने में, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एटसेट्रा। Likewise, it is none too easy to determine the normal earning rate, which depends mainly on the expectations of investors and the degree of risk inherent in that enterprise. उसी तरह जो नॉर्मल अर्निंग रेट है उसे भी डिटरमाइन करना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है इन्वेस्टर्स की। मे बी अगर आपने 8% फिक्स कर लिया, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था 8% नॉर्मल रेट था, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके इन्वेस्टर्स हायर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट करते हो, डिटरमाइन करते हो, उसे भी डिटरमाइन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स के ऊपर और डिग्री ऑफ रिस्क इनहेरेंट इन दैट एंटरप्राइज, और आपकी एंटरप्राइज में कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसके ऊपर भी बेस्ड होता है। देखो, अगर आपकी कंपनी में रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा होगा तो आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे ना वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिले, हायर रिस्क हायर रिटर्न। लेकिन अगर आपकी कंपनी में रिस्क फैक्टर कम होगा, ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड नहीं होगा ज़्यादा, तो आपके इन्वेस्टर्स जो होंगे वो भी एक्सपेक्ट कम करते हैं योर return. In view of these limitations of the earning theory, newly established undertakings prefer cost theory of capitalization. On the other hand, in case of existing undertakings, earning theory may provide a better base for capitalization. हमने अर्निंग थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकाला है, एक क्रक्स निकाला है कि अगर तो कोई कंपनी न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, फॉर द न्यूली एस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग्स कौन सी थ्योरी बेस्ट है, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसर्न के लिए आप फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब पास्ट की अर्निंग के बेसिस पर ही है ना, तो आप अर्निंग्स ही नहीं पता कि कितनी है पास्ट में, तो आप क्या अर्निंग्स को डिपेंड करोगे। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग फर्म है तो आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा, अर्निंग थ्योरी, क्योंकि आपकी अब कुछ पास्ट अर्निंग्स होंगी, उसके बेसिस पर आप फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट कर लोगे, ठीक है। तो क्रक्स यही है, न्यूली एस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग प्रेफर कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, ऑन द अदर हैंड in case of existing undertakings, earning theory may provide a better base for capitalization. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.